रिलीवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य की, और बात करेंगे सुसंगत तथ्य के सुसंगतता और उसकी ग्राह्यता के बारे में। तो दोस्तों, हम दोनों में अंतर बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सुसंगत तथ्य क्या होते हैं और यह किस प्रकार से सुसंगत होते हैं। सुसंगत तथ्य यानी इसे रिलीवेंट फैक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, जो फैक्ट ऑफिसु जो विवादत तथ्य होते हैं उनको लैटिन भाषा में फैक्टा प्रोबेस कहा जाता है, जबकि जो रिलीवेंट फैक्ट यानी सुसंगत तथ्य होते हैं उनको फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है। अर्थात जिन तथ्यों को साबित करना होता है वह तथ्य सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जिनसे विवाद्यक तथ्यों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऐसे तथ्यों को साक्षिक तथ्य भी कहा जा सकता है। अर्थात सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो किसी न किसी प्रकार से विवाद्यक तथ्यों पर रोशनी डालते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 तक जो तथ्य आते हैं उन्हें सुसंगत तथ्य कहा जाता है, और न्यायालय में ऐसे सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकता है जो किसी वाद या कार्यवाही के लिए पक्षकारों के अधिकार या दायित्व का निर्धारण करने में सहायक होते हैं। यह साबित करने के लिए कि कोई तथ्य सुसंगत है अथवा नहीं, केवल यह साबित करना होता है कि उस तथ्य का संबंध विवाद्यक तथ्य से कैसा है। न्यायालय में केवल वे ही तथ्य ग्राह्य होते हैं जो तथ्य सुसंगत होते हैं। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है ताकि अनावश्यक रूप से विवाद लंबा न खिंच जाए अथवा अनिश्चितता की स्थिति पैदा न हो। दोस्तों, अंग्रेजी विधि के अंतर्गत सुसंगत तथ्य वह तथ्य होते हैं जो ज्ञान और अनुभव के आधार पर विवाद्यक तथ्य से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। सिविल या आपराधिक विधि के अंतर्गत सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य लिया या दिया जा सकता है। भारतीय विधि के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यायालय केवल उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य ग्रहण करेगी जो तथ्य सुसंगत हैं। जब यह प्रश्न हो कि क्या ए ने बी की हत्या किया है, तो यह तथ्य सुसंगत है कि ए ने बी को धमकी दिया था। यह तथ्य भी सुसंगत है कि ए बी को मारने का आशय रखता था। और दोस्तों, यह तथ्य सुसंगत है कि बी की हत्या के बाद ये फरार हो गया था। जब किसी संपत्ति का विवाद होता है तो यह तथ्य सुसंगत है कि संपत्ति किसके नाम से है, किसका कब्जा है, संपत्ति कहाँ स्थित है और उसकी प्रकृति कैसी है। इस प्रकार वे सभी तथ्य जो किसी न किसी प्रकार के विवाद्यक तथ्यों से संबंधित हैं वे सुसंगत तथ्य हैं। क्या सुसंगति और ग्राह्यता दोनों एक ही चीज़ें हैं या उनमें भिन्नता है? तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। एक केस में राम बनाम बिहारी बिहार राज्य के मामले में यह कहा गया, यह मान लिया जाता है कि सुसंगति और ग्राह्यता दोनों एक ही चीज़ें हैं और उन्हें पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। सामान्य नियम यह है कि केवल वे ही तथ्य ग्राह्य हैं जो सुसंगत हैं, अर्थात वे तथ्य जो संगत नहीं हैं सामान्य तौर पर ग्राह्य नहीं हैं। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं वहाँ सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते बल्कि अपवर्जन की श्रेणी में आते हैं, और कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो सुसंगत न होते हुए भी ग्राह्य होते हैं। जैसे वैवाहिक काल के दौरान पति पत्नी की बातचीत तर्कों के आधार पर सुसंगत हो सकती है, लेकिन विधिक तौर पर सुसंगतता होने के कारण ग्राह्य नहीं होती, क्योंकि धारा 122 के अंतर्गत ऐसी बातचीत अपवर्जन की श्रेणी में आती है जो लोक नीति को बनाए रखने के उद्देश्य है। इसलिए तार्किक तौर पर सुसंगत होते हुए भी पति पत्नी की बातचीत ग्राह्य नहीं होती। इसी तरह वकील और मुवक्किल के बीच की बातचीत यद्यपि तर्कों के आधार पर सुसंगत हो सकती है, लेकिन विधिक तौर पर अपवर्जन की श्रेणी में आती है, इसलिए ग्राह्य नहीं होती। क्योंकि धारा 126 इस बात को डिनाई करती है कि वकील द्वारा मुवक्किल के प्रति अपने विश्वास को भंग न किया जाए अथवा संविदा भंग न हो, परंतु यदि मुवक्किल स्वेच्छा से अनुमति देता है अथवा किसी अन्य तरीके से रिकॉर्ड कर ली जाती है तो स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती है, क्योंकि यह तर्कों के आधार पर सुसंगत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे तथ्य जो तर्कों के आधार पर सुसंगत हैं लेकिन विधिक तौर पर सुसंगत नहीं हैं वे तथ्य ग्राह्य नहीं होंगे। इसके विपरीत कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर उन तथ्यों को ग्राह्य कर लिया जाता है जो वास्तव में सुसंगत नहीं होते। जैसे वे तथ्य जो किसी गवाह की विश्वसनीयता को खंडित करते हैं या प्रभावित करते हैं, वे तथ्य विवादित न होते हुए भी ग्राह्य होते हैं।
जैसे जब कोई गवाह किसी मामले की गवाही देने के लिए आता है तो उसकी विश्वसनीयता को खंडित करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या वह रोज़ कचहरी में गवाही देता है या कितना रुपया लेकर गवाही देने आया है? ऐसे तथ्य विवादित तथ्य से सीधे संबंधित नहीं हैं, परंतु इस कारण ग्राह्य हैं क्योंकि गवाह को अविश्वसनीय बना देते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम सुसंगतता और ग्राह्यता में अंतर की। सुसंगतता तर्क तथा अधिसंभाव्यता पर आधारित होती है, जबकि ग्राह्यता विधि के कठोर नियम पर आधारित होती है। न्यायालय केवल उन्हीं तथ्यों को संगत होना घोषित कर सकता है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 तक के परिक्षेत्र में आते हैं, जबकि न्यायालय द्वारा किसी तथ्य की ग्राह्यता विधि के अपेक्षित प्रावधानों अथवा युक्तियुक्तता के सिद्धांतों के अनुसार न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जा सकता है। सुसंगतता स्पष्ट रूप से अधिसंभाव्यता से संबंधित होती है, जबकि ग्राह्यता युक्तियुक्तता से संबंधित होती है। सुसंगतता का नियम किसी तथ्य विशेष की प्रस्तुति की मात्र घोषणा करता है, जबकि ग्राह्यता का नियम किसी विशेष तथ्य को साक्ष्य के रूप में स्वीकारने या बहिष्कृत किए जाने के संबंध में प्रावधानित करता है। कौन निर्णय करेगा? इस बात का निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को है कि जो धारा 136 के अंतर्गत वर्णित है, यह न्यायालय का अधिकार है और न्यायालय ही इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कौन तथ्य ग्राह्य है और कौन तथ्य ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार अंग्रेजी विधि के अंतर्गत वे सभी तथ्य संगत माने जाते हैं जब तक यह दर्शित न कर लिया जाए कि वे किसी कानून द्वारा असंगत है। इस प्रकार अंग्रेजी विधि के अंतर्गत सुसंगति को नकारात्मक रूप से लिया गया है, जबकि भारतीय विधि में इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया है। जैसा कि धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, केवल उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो या तो विवादक तथ्य हैं या सुसंगत तथ्य हैं। इस संबंध में वुडरूफ और आमिर अली का विचार है कि जैसा स्टीफन महोदय का कहना है कि वह सही नहीं है, क्योंकि धारा 165 और 67 के अंतर्गत न्यायाधीश व जूरी को असीमित अधिकार दिया गया है, क्योंकि वह कार्यवाही के किसी प्रकरण पर असंगत तथ्यों को ग्रहण कर ले, अर्थात जो कुछ सकारात्मक है वह इन उपबंधों द्वारा निष्फल कर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।